हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र के हमारे 2017 के सभी शिफ्ट के पेपर चल रहे हैं, क्योंकि 2017 में इतनी सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था ना, तो हर तरह का क्वेश्चन, हर फील्ड से क्वेश्चन, हर क्षेत्र का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया था। अगर हम इनसे ही संबंधित प्रश्न सारे कर लेंगे तो हमारा सुपरवाइज़र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी क्रम में मैं ये सुपरवाइज़र 2017 के सारे शिफ्ट के पेपर लेके आई हूँ। इसका ये हमारा 6वां भाग है। इसके पहले के नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट बाकी मेरे टॉपिक वाइज जो सीरीज़ चल रही है, ए सीरीज़ एक मॉडल पेपर चल रही है, एक 11,000 एक प्रश्न बैंकों की चल रही है। ये सारी सीरीज़ अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे 63 या 63 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थान। देखो, मध्य प्रदेश में ही एक भोपाल में है जो सबसे बड़ा जनजातीय अनुसंधान संस्थान है, एक छिंदवाड़ा में है। टोटल भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थान है? टोटल भारत की बात करें तो भारत में 14 जनजातीय अनुसंधान संस्थान है। अब आप लोग सोचोगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। देखो, जितने भी संस्थान हैं, चाहे स्वच्छता से संबंधित हों, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे टीकाकरण से संबंधित संस्थान हो, ये रोगों से संबंधित संस्थान हो, तो ये सारे संस्थानों को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसी तरह जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है वो अमरकंटक में है ना। और ये बादल भोई जो संग्रहालय है, जनजातीय संग्रहालय है, वो है आपका छिंदवाड़ा में। तो इस तरह आपको याद रखना है। भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थान है? तो भारत में 14 जनजातीय अनुसंधान संस्थान है। जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है वो जनजातीय कल्याण विभाग के तहत 1971 में भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार जनजातियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे। जब सबसे पहले शुरू किए गए थे तो त्रिपुरा के जो जनजातीय हैं उनके उनके जो सामाजिक आर्थिक पहलू हैं उन पर अध्ययन करने के लिए शुरू किए गए थे। भारत में अभी टोटल कितने हैं? 14 हैं। कहाँ से स्टार्ट किए गए थे? त्रिपुरा से स्टार्ट किए गए थे। क्यों किए गए थे? कि जो जनजातियाँ हैं उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो उन पहलू पर जांच करने के लिए ये शुरू किए गए थे। अगला है, किस वर्ष राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया? एक महिला सशक्तिकरण अभियान है, उसका आरंभ भी 2013 में हुआ। और ये भी क्या है? राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। इसका आरंभ भी कब हुआ? 2013 में हुआ। तो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान हो, चाहे आपका महिला सशक्तिकरण अभियान हो, ये सारे आरंभ कब हुए हैं? 2013 में। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए, पंचायतों में जो एक आम आदमी है उसकी भागीदारी के लिए, पंचायतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय देने के लिए और उनको सक्षम बनाने के लिए 2013 में इसको आरंभ किया गया। आप जनरली थोड़ा सा इतना सा याद रख सकते हो कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान आरंभ किया गया। कब किया गया ये आरंभ? ये 2013 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम है वो पारित किया था 1990 में। और इसके तहत जो गठन हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग, वो बना था 1992 में। आयोग बना था 1992 में, बट इसका अधिनियम जो पारित हुआ था, कोई भी सांविधिक आयोग की अगर देखो, दो तरह के आयोग होते हैं। एक होते हैं संवैधानिक आयोग। वो होता है कि यदि संविधान के किसी अनुच्छेद में, जैसे कि जो अनुसूचित जाति आयोग है 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग है 338A, ये दोनों जो अनुच्छेद हैं ये अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं। इनकी जो स्थापना की गई है वो संवैधानिक की गई है। मतलब संविधान, अगर किसी आर्टिकल के तहत या किसी अनुच्छेद के तहत कोई संस्था होती है तो वो संवैधानिक होती है, और किसी अधिनियम के तहत अगर कोई संस्था गठित होती है तो वो सांविधिक होती है। जैसे कि महिला आयोग हुआ, बाल आयोग हुआ, है ना, खाद्य संरक्षण आयोग हुआ। ये वाले जो आयोग हैं ये सांविधिक आयोग हैं, क्योंकि इनकी जो स्थापना हुई है वो अधिनियम के तहत हुई है। और जो SC आयोग है, ST आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, ये सभी जो हैं ये संवैधानिक हैं, क्योंकि इनकी जो स्थापना हुई है वो संविधान के तहत हुई है, उसके एक अनुच्छेद के तहत हुई है ना। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा।
तो महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? महिला आयोग अधिनियम पारित किया था 1990 में, और जो राष्ट्रीय महिला आयोग बना है वो कब बना है? 1992 में। इसी कड़ी में अगर आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश महिला आयोग कब बना है, तो मध्य प्रदेश महिला आयोग बना है 1993 में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला कोष कब बना है, तो राष्ट्रीय महिला कोष का गठन भी हुआ था 1993 में। 4 से 5 फैक्ट मैंने आपके इसके अलग से करवाए हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सांविधिक निकाय है। अभी वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, वो रेखा शर्मा है। मध्य प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं वो अभी पद रिक्त है मध्य प्रदेश महिला आयोग का, तो वहाँ आपको नहीं करना है। और यहाँ की जो है वो जयंती पटनायक हैं। मध्य प्रदेश जो बाल संरक्षण आयोग है उसके अध्यक्ष हैं द्रविंद्र मौर्य। द्रविंद्र मौर्य मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है उसके अध्यक्ष हैं राघवेंद्र शर्मा। कौन है? राघवेंद्र शर्मा है। ये सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा। अगला है सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जाता है? पहला, एक महिला जिसने अपने मृतक संबंधी के देह के साथ स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा हो। दूसरा, एक महिला जिसने अपने पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा, चाहे तो वो स्वयं सती हो रही हो अपने पति के लिए, और चाहे उसको ज़बरदस्ती सती बनाया जा रहा हो, ये दोनों ही सती समिति अधिनियम के अंतर्गत सती की श्रेणी में आ जाएगा। तो सती समिति रोकथाम अधिनियम कब आया? 1987 में आया, ये याद रखिएगा। और इसमें चाहे वो महिला खुद जल रही हो, चाहे उसे जला दिया हो, दोनों ही किस में आ जाएंगे? सती की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियमित ये कानून है जो सती प्रथा वाला। 1987 आयोग के साथ भारत सरकार का भी ये अधिनियम बन गया था। इसमें सती अभ्यास को जो सती जो बन जाती हैं उसको रोकना इसका प्रयास था। इसमें स्वैच्छिक या जबरन जलाकर या विधवाओं को जीवित दफनाना वाला रोक थी, वो रोक शामिल थी, मतलब उनको रोका जाता। राजस्थान में ये प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इस पर रोक लगाना ही इसका उद्देश्य था। अगला है कौन सी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है? सबसे पहले तो यही याद रखो कि जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम आया है महिलाओं का निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध, तो वो कब आया है? तो वो आया है 2013 में। कब आया है वो? 2013 में आया है लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिषेध अधिनियम। अब इसमें पहला है बोल रहे हैं कि आंतरिक शिकायत समिति की कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 है। स्थानीय शिकायत समिति के कुल सदस्य 6 हैं, ये बिल्कुल सही है। जो इसके अंतर्गत जो समिति बनाई जाती है उसमें 6 सदस्य हैं। कार्यस्थल में खेलकूद संगल शामिल नहीं है, ये भी गलत है। दूसरा इसका सही देखो, ये फ्रेंड्स ये जो अधिनियम है, अधिनियम में आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी हर अधिनियम के लिए, टॉपिक वाइज जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आपके सारे अधिनियम क्लियर होते जाएंगे। अगर आपने हमारा सुपरवाइज़र का पैकेज लिया होगा तो अधिनियम इतने शानदार मैं ट्रिक द्वारा करवा रही हूँ कि आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा, और आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक धारा याद हो जाएगी सुपरवाइज़र की, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। मैं ट्रिक द्वारा करवा रही हूँ। अभी हमारे जो ग्रुप में खाद्य संरक्षण जो अधिनियम है NFSA 2013 वाला, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है। हमारे ग्रुप की जो लड़कियां हैं बहुत शानदार कर रही हैं, डेली टेस्ट दे रही हैं। हमारा जो नोट्स है उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलता है। ऑफलाइन आपको बुक आती हैं 7 आपके घर पे, और साथ में तो आपके एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जहाँ पर रेगुलर टेस्ट होते हैं, रेगुलर आपकी तैयारी कर आप खुद अपने को जाँच सकते हैं। हम एक डेली एक टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं और अगले दिन उसका टेस्ट लेते हैं। एक पूरा दिन आपको टॉपिक कंप्लीट करना रहता है, इससे आपकी तैयारी बेस्ट एंड बेस्ट होती जाती है। तो यही अधिनियम से बात आई थी, तो अभी यही अधिनियम इसी प्रकार से मैं वीडियो में भी करूँगी। बस वीडियो में क्या रहता है कि हमको और भी कोर्सेज चलाने रहते हैं। हमारा ग्रुप पर्टिकुलर सुपरवाइज़र का है, वहाँ पे हम सारा वही करा रहे हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में। जो भी लेना चाहते हैं हमारे नोट्स व्हाट्सअप कर सकते हैं, अभी आगे मैं उसकी जानकारी दे दूँगी। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 भारत का विधायी अधिनियम है। विधायी अधिनियम से मतलब होता है जो किसी विधेयक के थ्रू आता है।
जो 9 दिसंबर 2013 से लागू है। याद रखना ये कब से लागू है, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू है। यह सभी 10 से अधिक कर्मचारियों के कार्यस्थल पर लागू है। इसकी आंतरिक शिकायत समिति में 5 सदस्य होते हैं। इसके कार्यस्थल अस्पताल, नर्सिंग, शैक्षिक, खेल संस्थान आदि शामिल है। इसमें ये सभी शामिल होते हैं, तो ये याद रखना। इसमें खेल संस्थान भी होते हैं, इसमें अस्पताल, मतलब इनमें से किसी भी जगह अगर महिला का उत्पीड़न किया जाएगा तो वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो कब आरंभ हुआ? 9 दिसंबर 2013 में। यह सभी 10 से अधिक कर्मचारियों, मतलब ऐसी कोई भी जगह हो जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी हों वहाँ पर ये एक्ट लागू होगा। मतलब 10 से अधिक लोग हैं जहाँ पर, और महिला के साथ अगर उत्पीड़न हुआ है तो वो इस धारा के अंतर्गत आ जाएगा। इसकी आंतरिक शिकायत समिति होती है, जहाँ पर शिकायत कर सकते, उसमें 5 सदस्य होते हैं, और इसके कार्यस्थल में नर्सिंग, शैक्षिक, खेल संस्थान सभी आ जाते हैं। तो आंतरिक शिकायत समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्थानीय जो शिकायत समिति उसमें लगभग 10 सदस्य इसमें होते हैं, और खेलकूद इसमें शामिल होता है। खेलकूद में भी टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, मेल भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो खेलकूद भी इसमें शामिल हो जाएगा। अगला है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सी क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में नहीं आती? बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, ये भी आता है। दहेज के लिए ज़बरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, ये भी सही है। शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की बार बार धमकी देना, ये भी सही है। तो ये बोल रहे हैं इसमें नहीं आता, तो इसमें तो तीनों आते हैं, तो ये इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। मानसिक किसी को हिंसा पहुंचाना, मतलब भावनात्मक रूप से उसको हिंसा पहुंचाना। शारीरिक रूप से मतलब मौखिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ये सारी की सारी हिंसा घरेलू हिंसा में आ जाती हैं। तो इसी चाहे तो किसी ने आपको हाथ नहीं लगाया हो, लेकिन अगर उसने आपको भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया हो, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की धमकी दी कि मैं आपको ऐसे कर दूंगा, या आपको दहेज के लिए ज़बरदस्ती की है, तो ये सारे के सारे घरेलू हिंसा में आ जाएंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? 26 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। इसमें न केवल शारीरिक हिंसा बल्कि हिंसा के रूप में की गई भावनात्मक हिंसा, मौखिक हिंसा, यौन हिंसा करी हो, आर्थिक दुर्व्यवहार किया हो, ये सारा का सारा घरेलू हिंसा में शामिल हो जाएगा। अगला है महिलाओं का जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है 2013 संबंधी, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है, ये बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। तो ये केवल इसमें जो सही नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। बाकी ये आंतरिक शिकायत, अभी हमने पढ़ा कि आंतरिक शिकायत समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ये कब से लागू है? 9 दिसंबर 2013 से ये लागू है, पूरे भारत पर लागू है। ये अधिनियम अच्छे से याद रख लो, मैं ये भी लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 ये करवा दूंगी, इसकी पूरी धाराएं भी करवा दूंगी, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितनी समितियां बनाई गई हैं, ये सारा का सारा कवर करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी में कौन सा विकल्प सही है? तो इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है, ये भी सही है। ये उपरोक्त दोनों, तो ये सभी दोनों हो जाएंगे, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। अब सारे के सारे अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे, तो ये दोनों के दोनों, इसमें ये सही नहीं होगा। ये अब जो आएगा ना, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, उस समय जम्मू कश्मीर पे नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब हमारे भारत का ही एक अलग से उसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो कब आया था ये? 26 अक्टूबर 2006 को आया था। इसमें शारीरिक हिंसा के साथ साथ मौखिक हिंसा भी शामिल है, और इसके पास 2010 में महिलाओं के संरक्षण अधिनियमित है। अगला है इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है, ये सही है। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा है 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु
9 सितंबर 2015 से पूर्व हुई है। इस संशोधन द्वारा प्रदान किए अधिकार के प्रयोजन नहीं है। ये डेट याद रखना 2015। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। हिंदू अधिकार जो उत्तराधिकार जो अधिनियम है 1956, वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत पर लागू है। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी आते हैं। ये बेटियों को उत्तराधिकार का अधिकार देता है और इसमें संशोधन हुआ 1956 वाले में। और इसमें संशोधन होकर कौन सा अधिनियम आया? 2005 आया। इसमें बेटियां अपनी जीविका का अधिकार संयुक्त हिंदू परिवार से मांग सकती हैं। शिक्षा का अधिकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन प्रतिबंधित है? शारीरिक दंड, हाँ प्रतिबंधित है। बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। बच्चों में प्रवेश के लिए अनुवीक्षण क्रियाएं, मतलब प्रवेश कराने के लिए उनसे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह, ये टेस्ट वगैरह, ये सब, ये सारा का सारा इसमें प्रतिबंधित है। उपरोक्त दोनों इसका आंसर आ जाएगा। 86वें संविधान संशोधन, ये 86वां है। 86वां संविधान संशोधन 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की। ये शिक्षा का जो अधिकार है वो 2009 से अधिनियमित है। इसमें कौन कौन प्रतिबंधित है? तो इसमें शारीरिक सजा और मानसिक उत्पीड़न प्रतिबंधित है। बच्चों के लिए जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया है वो भी प्रतिबंधित है। कैपिटेशन शुल्क भी प्रतिबंधित है, आप उनसे इस प्रकार से कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लेंगे। शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण, जो शिक्षक होगा वो अपना खुद से प्राइवेट कोचिंग नहीं कर पाएगा, ये इसके अंतर्गत प्रावधान है। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा 3000 प्लस MCQ का, वो प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ साथ आपको 7 बुकलेट भी मिलती हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको हमने कवर किया है। इस प्रकार से 1000 वन लाइनर की भी बुक मिलती है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव की बताई है। ये 7 बुकलेट के साथ साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप मिलता है। डेली हम वहाँ पर तैयारी करा रहे हैं, डेली वहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं। डेली एक टॉपिक दिया जाता है जिसका अगले दिन टेस्ट होता है। जैसे कि आज का जो हमारा टेस्ट है उसमें मैंने जिंक की मात्रा, हर अवस्था में जिंक की कितनी मात्रा दी जाती है, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसके अलावा कुछ कंप्यूटर के फुल फॉर्म, उनका टेस्ट है। इस प्रकार से एक टॉपिक पर्टिकुलर जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको दे दिया जाता है और फिर अगले दिन उसका, जैसे कि एक दिन पहले रात को मैं दे देती हूँ और अगले दिन रात को 10 बजे उसका टेस्ट होता है। तो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सअप करके आप अपना नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। टोटल 7 बुकलेट प्लस एक ऑनलाइन ग्रुप प्लस एक ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ केवल 1499 में। ये 2017 की सारी PDF, मेरे वीडियो जितने भी मेरे चैनल पर मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है, सारा का सारा आपको हम इस ग्रुप में पहुंचाएंगे। इनकी सारे की पहुंचा के, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने PDF इकट्ठी कर ली। अगर मैं कोई PDF पहुंचाती हूं तो स्टूडेंट उसकी तैयार करते हैं और अगले दिन उसका टेस्ट देते हैं, तो रोज़ उस PDF की तैयारी भी हो जाती है। जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट, हम करीब 30 से 40 हज़ार प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उस ग्रुप के माध्यम से करवा देंगे। तो जो भी हमारा नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस भेज दीजिए। 1499 का पैकेज है। 1499 आपको जो मुझे पे करना है, इसमें 1399 चार्ज है, 100 रुपीज़ इसका कुरियर चार्ज है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आपका एड्रेस फुल भेजते हैं, हम आपको ग्रुप से ऐड कर लेते हैं। ग्रुप में तैयारी स्टार्ट हो जाती है। 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आपके पास आपके नोट्स पहुँच जाते हैं और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही परफेक्ट तैयारी हम आपको करवाएंगे। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप 100% सुपरवाइज़र बनेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा इसमें भी हम बहुत शानदार प्रश्न आपको करवा रहे हैं। इसमें 3000 प्लस हैं क्वेश्चन हैं और बहुत ही शानदार है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अगर प्रैक्टिस बुक मिलेगी ना, तो उसमें अगर 300 पेज होंगे तो उसमें से 200 पेज मैथ और रीजनिंग को ही दे दिया होगा। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमने प्रैक्टिस सेट में मैथ रीजनिंग रखी ही नहीं है। मैथ्स रीजनिंग के लिए एक अलग बुकलेट आपको मिलेगी। हमने प्रैक्टिस सेट केवल ऐसे प्रश्नों का कराया है जहाँ से क्योंकि मैथ का 10 नंबर में मैथ्स रीजनिंग आपकी आती है इतनी, और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आते हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको करवा दूँगी। तो आपको जिनकी प्रैक्टिस करना है वही क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक्सोथैल्मिक गोइटर का क्या कारण है? एक्सोथैल्मिक, देखो गोइटर का संबंध ही थायराइड से होता है। थायराइड का अति स्नवन, थायराइड का अल्प स्नवन,
पैराथायराइड का अति स्नवन, पैराथायराइड का अल्प स्नवन। देखो यहाँ पे एक्सो है, एक्सो का मतलब ही होता है ज़्यादा बड़ा बाहर, तो एक्सो मतलब होता है अति स्नवन। और क्योंकि हम थैलमिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम थायराइड की बात कर रहे हैं। तो थायराइड के जब अति स्नवन होता है, थायराइड ग्रंथि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं। हाइपर थायरॉयड जो थायराइडिज्म है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन को बहुत ज़्यादा पैदा करता है। ये चयापचय की क्रिया को बढ़ा देता है। इसके लक्षणों में क्या होता है, अगर किसी को एक्सोथैलेमिक गोइटर हो जाता है, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा स्नावित होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म जैसी स्थिति हो जाती है, तो उसका वजन घटता है, दिल की धड़कन बढ़ती रहती है, पसीना आता है, चिड़चिड़ापन आता है। इसके बुजुर्ग में अगर ये लक्षण हो जाता है, अगर ये रोग बुजुर्ग में हो जाता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यदि अगर ये युवा अवस्था में हो जाता है, थायराइड का अति स्नवन हो जाता है, तो ये स्थिति बनती है। अगला है जो पैनेत कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, पैनेत कोशिकाएं। तो पैनेत कोशिकाओं का जो नाम है वो यूसुफ पैनेत के नाम पर दिया गया है। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि ये पाई जाती है छोटी आंत में। कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। ये लीवर की क्रिप्टो, इसको छोटी आंत बोलते हैं, तो ये छोटी आंत में पाई जाती है। ये रोगाणुरोधी पेप्टाइड्स और प्रोटीनों का पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण करती है। याद रखना, ये जो पैनेत कोशिकाएं हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, तो पैनेत कोशिकाएं छोटी आंत में पाई जाती हैं। छोटी आंत में क्या बोलते हैं, लीवर की क्रिप्ट जो होता है वो इसको बोला जाता है। याद रखना, पैनेत कोशिकाएं छोटी आंत में या लीवर की क्रिप्ट में पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफॉर्म का उत्पन्न है, एक वशीय अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है, या उच्च रक्तचाप का कारण है। तो कोलेस्ट्रॉल क्लोरोफिल तो नहीं है, क्लोरोफिल तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है, बिल्कुल नहीं है। क्लोरोफॉर्म मतलब होता है CaCl3, है ना, इसमें क्लोरीन होता है, ये बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ना तो ये है। ये वशीय अम्ल जरूर होते हैं जो वसा में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उच्च रक्तदाब, अगर हाई बीपी होता है तो हाई बीपी का मेन कारण यही होता है कि आपके शरीर में बोलते हैं ना हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, तो उच्च रक्तदाब का कारण है। तो तीसरा और चौथा इसका आंसर सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों इसके आंसर गलत हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल को पित्त सात्रम मोम जैसा एक पित्त सा होता है और एक मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। याद रखना, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से उत्पन्न होता है, यकृत से या लीवर से। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से उत्पन्न होता है, यकृत से या लीवर से उत्पन्न होता है। सभी मनुष्यों और पशुओं की कोशिका झिल्ली में शरीर के हर भाग में पाया जाता है। ये विटामिन, हार्मोन और पित्त का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल उच्च रक्तदाब का कारण है, जिसकी पहचान कोइस पुलिटियर ने की थी। किसने की थी, कोइस पुलिटियर ने इसकी पहचान की थी। तो ये याद रखिएगा। अगला है DNA एवं RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये दोनों ही आनुवांशिक होते हैं। इन्हीं के द्वारा ही हम पता लगाते हैं कि ये किसका पुत्र है, किसका पिता है। दोनों RNA और DNA एक फास्फेट चीन की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी नाभिकों से बने होते हैं। एक चीनी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो नाभिक न्यूक्लियस अम्ल होता है उससे बने होते हैं। DNA में फास्फेट चीनी रीढ़ की हड्डी में डीऑक्सीराइबोज होता है। जो ये चीनी से मतलब होता है शर्करा, यहाँ पे चीनी का मतलब क्या होता है, शर्करा होता है। और तो फास्फेट शर्करा रीढ़ की हड्डी में डीऑक्सीराइबोज होता है, और RNA में क्या होता है, राइबोज होता है। तो याद रखो, DNA में क्या होता है, DNA में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, और RNA में क्या होता है, राइबोज होता है। DNA को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला है मानव प्लेसेंटा जो है वो किस प्रकार का है, हीमोकोरियल है, सिनेडेस्मोकोरियल है, यॉर्कसैक है, या हीमो एंडोथीलियम है। तो जो मानव का प्लेसेंटा है वो हीमोकीरियल है। मानव का प्लेसेंटा किस प्रकार का है, हीमोकीरियल है मानव का प्लेसेंटा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। अगर मुझे आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा।
तो चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा लिंग आधारित दोष है। निकट दृष्टि दोष तो लिंग आधारित नहीं है। मलेरिया भी नहीं है, रतौंधी भी नहीं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। प्लाज्मा मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण होता है। और निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं, इसके लिए अपतल जो लेंस है उसका प्रयोग करते हैं। वर्णहीनता जो होती है वो आनुवंशिक रोग है, इसमें लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं और इसका कोई इलाज नहीं होता है अगर ये आनुवंशिक रूप से होती है। अगला है जीएसएम सिस्टम कैसा है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। विश्व में मोबाइल फ़ोन के सबसे लोकप्रिय मानक है। 1989 में जीएसएम की जिम्मेदारी यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान को सौंपी और जीएसएम विनिर्देशों की प्रथम प्रवस्था का प्रकाशन 1990 में किया गया। 1991 से पहले जीएसएम नेटवर्क एरिक्सन के साथ संयुक्त तकनीकी आधार तंत्र के रखरखाव सहित रेडियोलोजा ने फिनलैंड में की थी। एक पेज से दूसरे पेज पे कर्सर जाने के लिए क्या होता है, Ctrl+A पेज अप, Ctrl+ पेज डाउन या उपरोक्त दोनों। एक पेज से अगर दूसरे पेज पे कर्सर पे जाना है तो दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल पेज अप का भी और कंट्रोल पेज डाउन का। फ्रेंड्स ये जितनी भी ये शॉर्ट ट्रिक हैं, ये शॉर्टकट है जो कुंजी की, ये भी मैं आपको करवा दूंगी पूरी वीडियो में लाके एमसीक्यू में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। अगला है डेटाबेस भाषा, जो आपके डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डीएमएल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये डीएमएल जो होता है वो सिंटैक्स जो परिवार होता है उसका ही एक सदस्य होता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है किस लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में भाषा के समय इसका फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। क्योंकि ये एल्स आ रहा है लास्ट में तो ये सभी भाषा से संबंधित हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के समान है और जो डेटाबेस में डेटा चुनने का अनुमति देता है। तो डेटा वाली जहाँ बात आ जाए तो वहाँ क्या कर दोगे, डीएमएल कर दोगे। डीएमएल मतलब डेटाबेस, डीएमएल क्या हो जाएगा, डेटाबेस हो जाएगा। इसके अलावा जो डीडीएल होता है वो डाटा डेफिनेशन होता है। डीडीएल क्या हो जाएगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा। और इसके अलावा जो डीसीएल है, डीसीएल का हो जाएगा स्ट्रक्चर्स को क्वेरी लैंग्वेज को ही बोलते हैं या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, या इसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रात को आपके लिए विकास और पंचवर्षीय योजना से संबंधित वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें विकास से संबंधित हम कुछ मॉडल प्रश्न करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।